जय हिंद साथियों, एयरफोर्स के मॉक टेस्ट नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 2 के सेकंड पार्ट के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कुल 30% पूछ जाते हैं, जिसमें कुछ रीजनिंग के होंगे, कुछ मैथ्स के और कुछ जनरल अवेयरनेस के होंगे। हम इन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके प्रत्येक पर्सन का आंसर दीजिए और फिर हमारा आंसर से मिले कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलिए शुरू करते हैं। हम देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। देखिए, पर्सन जैसा बोला वैसा लिख दीजिए। किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है और इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना। तो कैसे आएगा, देखिए ये 3 इधर गुणे में, इसको भाग में भेज दीजिए, तो क्या हो गया 2x + 9 बराबर 75/3। ये हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। तो 2x बराबर, आप क्या करेंगे भाई, इधर 9 लिखा, 9 का करेंगे पक्षांतर, तो कर लीजिए। 25 में से 9 घटाने पर हमारे पास कितना बचेगा भाई, 16 बचेगा। x बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आते किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। इस पहले पर्सन का आंसर हमारे पास विकल्प सी हो जाएगा। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिससे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणज है। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प राइट है। देखिए, जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको कोशिश कीजिए विकल्पों की सहायता से कीजिए। विकल्पों की सहायता से कैसे करना अभी हम बताएंगे। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालना, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे पास 4 विकल्प इस प्रकार दे रखे हैं। पहला विकल्प ये हो गया, दूसरा विकल्प ये हमारे पास हो गया, तीसरा विकल्प 2522 और चौथा विकल्प हमारे पास हो गया 840। अब देखिए, इसमें डिवाइड किस किस से करा भाई, 4, 5, 6 और 8 और 7 से डिवाइड करा। इन संख्याओं से डिवाइड करके बता रहा है कि भी इन संख्याओं को भाग देने पर शेषफल हमेशा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब देखिए भाई, शेषफल 2 कब बचेगा, जब कोई संख्या 2 अधिक होगी, मतलब जितना में भाग जा रहा है उससे 2 अधिक होगी। यानी ये सारी संख्याएं 2 अधिक है, जिसमें 5 का भाग दे रहे हम, किसका भाग दे रहे, 6 का, 8 का, 7 का। तो हम विकल्पों की सहायता से कैसे करेंगे, कभी 2 अधिक है तो यानी कि इसमें से 2 घटाने पर शेष संख्या इन सबसे डिविजिबल होनी चाहिए, लेकिन हम केवल 5 पर चेक करेंगे क्योंकि 5 की भाजकता का नियम सबसे आसान है। तो देखिए भाई, इसमें से हम 2 घटाएंगे तो शेष में इकाई अंक कितना आएगा, 8 आएगा। इसमें 5 का भाग जा नहीं रहा है तो ये ऑप्शन कट गया। इसी प्रकार देखिए 842, इसमें से 2 घटाएंगे, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0, यानी कि इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद 2522, इसमें भी 2 घटाइए भाई, तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी इसका आंसर ये भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं दोनों में से कौन सा आंसर है। अब इसमें से 2 घटाया, लेकिन इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसमें 5 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो यानी कि हमारे पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कट गया। अब बच्चा हमारे पास 842 और 2522, दोनों क्या है भाई, 13 के गुणज होने चाहिए दोनों में से, क्योंकि पर्सन ने बोला कि वो कौन सा 13 का गुणज है। तो भाई देखिए, इन दोनों में से एक में 13 का भाग दे के देख लीजिए, अगर जिसमें भाग जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम 842 में 13 का भाग दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा भाई, भाग दीजिए, 78 हो गया 6 बार में, और यहाँ पे कितना बच गया भाई, 6 बच गया, और 62, और 62 में 13 का भाग नहीं जा रहा, तो हमारे पास ये विकल्प भी कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, 2522 हो गया। आप 2522 में 13 का भाग दीजिए, पूरा जाएगा, तो हमारे पास इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, विकल्प सी हो गया। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे, 1:4, 2:3, 3:5 या फिर 5:6। चारों में से कौन सा विकल्प होगा वो हमें देखना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। आपको स्क्रीन पर यह प्रश्न दिख रहा होगा। देखिए, पहले 5 वर्ष पहले
5 वर्ष पहले अनुपात कितना था भाई, इसमें देर का परसेंट में कि 1:2 था, 1:3। 5 वर्ष पहले अनुपात था 1:3। वर्तमान में अनुपात आ रहा भाई 1:2 और हमें ज्ञात करना है 5 वर्ष बाद का। तो कैसे करेंगे, हमारे पास तरीका होता है, लिख दीजिए 1:2 वर्तमान में और 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष घटा दिया। अनुपात कितना था भाई, 1:3 था। तो आप क्या करेंगे, हमेशा पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। 5 × 3 कितना हो गया भाई, -15। इधर कितना हो गया, 1 × -5 -5 हो गया और दोनों को घटाना है, यानी कि इसका क्रॉस गुणा और इसका क्रॉस गुणे का अंतर हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें केवल पॉजिटिव लिखना है क्योंकि हमें केवल अंतर निकालना है। तो बट्टे में क्या करेंगे, बट्टे में इधर इसको गुणा करेंगे, ऊपर अंश को इसके हर से, इसके हर को इसके अंश से। तो 3 × 1 कितना हो गया भाई, हमारे पास 3 हो गया। माइनस करना है, 2 × 1 हमारे पास कितना हो गया भाई, 2 हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस का हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, हमें बस केवल अंतर निकालना है। तो -15 और -5 का अंतर हमारे पास कितना आता है भाई, 10 आता है। और 3 और 2 का अंतर हमारे पास कितना आता है भाई, 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, 10 आ गया। 10 को यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो वर्तमान में आयु आ जाएगी भाई। जो सबसे पहले अनुपात लिखा वहाँ पे गुणा कर लीजिए। तो वर्तमान में एक कितना हो गया भाई, 10 हो गया। दूसरा कितना हो गया भाई, 20 हो गया। अब देखिए पर्सन बोला 5 वर्ष बाद, तो दोनों में 5-5 साल जोड़ दीजिए, इसमें 5 जोड़ दिया। 10 और 5 कितना हो गए भाई, 15 हो गए। इसी प्रकार 20 और 5 हमारे पास कितने हो गए, 25 हो गए। और इनका अनुपात कितना आगा, देखिए भाई 5 की टेबल से काट लीजिए, कितनी बार गया भाई, 3 बार और 5 बार, यानी कि इन दोनों का अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 3:5 आ गया। अगर आप इस पर्सन को ऐसा नहीं करनी चाहिए तो दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि मान लीजिए भाई कोई भी एक अनुपात में x, मान लीजिए कि पहले क्या था भाई हमारे पास, चाहे मैं वर्तमान वाले मान लो कि वर्तमान में x थी, दूसरे क्या थी भाई 2x थी। 5 वर्ष पहले दोनों में से 5 घटा दिया, अनुपात कितना था भाई, 1:3। इससे क्या होगा, हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो देखिए इसको पहले वज्र गुणा करते हैं, हमारे पास कितना हो गया 3x, 3 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। इसी प्रकार 1 को हम 2x - 5 से गुणा करते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर कर लीजिए पक्षांतरण, तो 3x - 2x बराबर हमारे पास क्या हो गया, देखिए 15, इधर माइनस का था इधर प्लस आ गया -5। आप देखिए भाई 3x में से 5 2x गया, हमारे पास क्या बच गया, x बराबर 15 - 5 कितना बच गया भाई, 10 आ गया। चाहे इस प्रकार करो चाहे इस प्रकार करो, दोनों विधि समान है, दोनों में आंसर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। देखिए यहाँ पे 10 आ गया, वहाँ पे भी 10 आया। अब 10 को यहाँ पे गुणा कर लीजिए, वर्तमान में कितने आ गए, 10 और 20 आ गए। दोनों में 5-5 जोड़ के 5 वर्ष बाद की हम आयु निकाल सकते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो हम जानते हैं कि भाई 1 से लेकर 100 तक गिनती हमेशा क्या होती है, क्रमागत रूप में होती है। अब आपको याद रखना, जब भी क्रमागत रूप में आए तो हमें सीधे औसत निकालने का तरीका होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। इससे क्या होगा, पर्सन का आंसर आसानी से निकल जाएगा। अब आप जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में सबसे पहली विषम संख्या हमारे पास कौन सी होती है, 1 होती है। और अंतिम विषम संख्या हमारे पास क्या होती है भाई, 99 होती है। इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 99 प्लस ये कितना हो गया, 100 बट्टा 2 यानी कि 50 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, सॉरी औसत कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। एक परीक्षा में 3850 विद्यार्थी बैठे, इसमें से 18% विद्यार्थी फेल हो गए। पास होने वाले विद्यार्थी और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का क्रमशः अनुपात क्या होगा। हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, 47:7, 43:7, 41:9 और 41:7। हमें चारों विकल्पों में से बताना कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हमें पूरी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। मैं देखिए हमें निकालना है पास अनुपात फेल। अब देखिए कुल विद्यार्थी कितने, 3850, 3850, और इसमें से फेल कितने हो गए, देखिए भाई मैं यहाँ पे निकाल दूं, फेल हो गए हमारे 18%।
आई बात समझे। अगर 18% फेल हुए तो शेष बच्चे विद्यार्थी कितने हो गए हमारे पास, 100 में से 18% फेल हो गए तो हमारे पास 82% ये विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए। तो इसका अनुपात निकाल लीजिए, 100 से 100 कट गया, 3850 से 3850 कट गया, पीछे क्या बच गया 82 अनुपात 18, यानी कि इसको 2 की टेबल से काट लीजिए, 41 अनुपात 9। हमारा विकल्प कौन सा है, सी विकल्प है, इसका आंसर हो गया। अब देखिए इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप सीधा ही निकाल सकते हैं, ये लिखने की जरूरत भी नहीं, क्यों अनुपात पूछा है तो अनुपात प्रतिशत का अनुपात वही होगा जो उनकी संख्याओं का अनुपात है, तो आप सीधे 82 18 लिख के भी इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक कहते हैं कि मैं लिख दूं भाई ए बी। आप पहले इस प्रश्न को हल कीजिए, पूरा स्क्रीन पे दिख पा रहा है आपको। अब देखिए लिखा, मान लीजिए कि बी की आय ए की आय से x% कम है तो हमें x का मान ज्ञात करना। तो देखिए हमारे पास ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी को 100 मान लो, बी से 25% अधिक है यानी कितने हो गए भाई 125 हो गया। अब प्रश्न लिखा है बी की आय ए की आय से x% कम है तो हमें x% का मान ज्ञात करना। कुल मिलाकर हमें सीधा ज्ञात करना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पे कितना कम है, 25 कम है, तो हमें निकालना कि 25 125 का कितना प्रतिशत है। तो 25/125 इंटू 100, हमारे पास कितना आगे देखिए 5 से डिवाइड हो गया और 100/5 यानी कि 20% का क्या हो गया, आंसर हो गया। आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों का आंसर निकालने का प्रयास कीजिए ताकि आपकी कैपेसिटी, आपकी टाइम लोड मतलब टाइम सम तक बढ़ जाए कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को कर पाते हैं, कितनी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये, ऊपरी व्यय 40 रुपये और विक्रय मूल्य 150 रुपये तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है हमारे 4 ऑप्शन है, 10%, 20%, 25% और 40%, चारों विकल्प है। चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर होगा वो हमें निकालना है। आप वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न का आंसर निकालिए, तब तक हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है, क्रय मूल्य दे रखा भाई सीपी यानी 80 रुपये, इस पे ऊपरी खर्च हो रहा है यानी कि उसको चाहे लाने में ट्रांसपोर्ट वाला खर्चा हो या फिर मजदूरी भाड़ा जो भी हो तो वो भी हमेशा इसमें क्रय मूल्य में ही जुड़ता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 80 और ये कितना हो गया भाई 120 रुपये, इसकी क्या हो गई कुल कॉस्ट प्राइस। और बेच कितने में रहा भाई, बेच रहा 150 में। हमने पहले प्रैक्टिस सेट में भी लाभ प्रतिशत का सूत्र पढ़ा था, इसमें फिर से पढ़ रहे हैं। लाभ प्रतिशत हमेशा क्या होता है भाई, लाभ बट्टा क्रय मूल्य। अब देखिए 120 में लेकर आए 150 में बेच दी, लाभ हो गए 30 रुपये, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया। 3 का भाग 12 में कितनी बार गया भाई 4 बार, और 4 का भाग 100 में कितनी बार गया 25 बार। तो यानी कि इस प्रश्न में लाभ प्रतिशत कितना आ गया हमारा 25% आ गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न कैसे करने, सबसे आसान तरीका होता है कि हमें ध्यान रखना त्रिज्या क्षेत्रफल में किस प्रकार काम आ रही। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पाई तो क्या कांस्टेंट वैल्यू नियत वैल्यू है, तो पाई को हमें काम नहीं लेना। अब देखिए त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी तो हमें करना कैसे है भाई, किसमें क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, 50% को भिन्न में बदल लीजिए। अब किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम इसमें 100 का भाग देते हैं, तो 50 में हम 100 का भाग देंगे, 50/100 यानी कितनी आएगी भाई 1/2। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या हुआ कि पहले 2 त्रिज्या थी, अब 2 पे 1 की वृद्धि होगी। 50% का मतलब यही होता है कि पहले 2 थी, 1 वृद्धि हो कितनी हो गई 3 हो गई। और ये कंडीशन कितनी बार हो रही है भाई 2 बार हो गई, त्रिज्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें, 2 थी और 3 हो गई। अब देखिए भाई यहाँ पे इनको गुणा कर लीजिए, यहाँ पे इनको गुणा कर लीजिए, 2 × 2 कितने हो गए भाई 4 हो गए, 3 × 3 कितने हो गए भाई 9 हो गए। ये हमेशा करना है।
तो इसका मतलब क्या है, पहले क्षेत्रफल मान लो 4 था तो अब बढ़कर कितना हो गया भाई 9 हो गया, त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर। अब प्रश्न ने पूछा क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई 5 की, किस पे हुई, पहला वाला क्षेत्रफल कितना था 4 था, इंटू 100। अब 4 का भाग 100 में कितनी बार गया भाई 25 बार, 25 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास कितना आ गया 125%। प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न अगर गोले मात्रा के उसमें आयतन की बात करता तो हम इसको 3 बार लिखते, अब त्रिज्या में आए तो इसको हमने 2 बार। अब तक हमने 8 प्रश्न कर लिए, हमारा 9वां प्रश्न है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की दुगुनी है, तो पहली संख्या कौन सी होगी, चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि 264, 132, 88 और 67 चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए। देखिए हमारे पास तीनों का औसत देर का 154, तो योग कितना होगा भाई, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, योग हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए संख्या हमारे पास कितनी है, ए बी सी, इसको हमने नाम दे दिया। पहली संख्या है जो दूसरे की क्या देर की है, दुगुनी देर की है। पहली संख्या है जो दुगुनी है किसकी, दूसरी संख्या की, और दूसरी संख्या दुगुनी हमारे किसकी, तीसरी संख्या की। हमें इसको इस फॉर्मेट रखना है। अब देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें ए बी और सी का परस्पर अनुपात ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 लिखा तो आगे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो ए बी सी का हमारे पास अनुपात आ जाएगा। 2 × 2 कितना हो गए 4, 2 × 2 कितना हो गया भाई 2 × 1 हमारे पास 2 हो गया, और 1 × 1 हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। देखिए ए है जो बी का दुगुना, बी है जो सी का दुगुना, हमारी मतलब कंडीशन सही हो रही है। अब देखिए भी हमें क्या ज्ञात करना है, पहली संख्या यानी कि हमें एक का मान ज्ञात करना। तो देखिए पहले तो इनका योग कितना आ रहा है, 12 हो गए, एक कैरी हो गया 15, 16, और एक हमारे पास कितना हो गया 462 हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए 462 में भाग देंगे अनुपातों का योग का, यह तो क्या हो गया वास्तव में योग, अनुपातों में योग कितना हो रहा है, हमारा 4 और 3 7 हो रहे, इंटू 4। हमें क्या ज्ञात करना भाई कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। ये भी क्या है योग है, और 7 भी क्या है योग है, तो हमने योग को योग से डिवाइड किया, और हमें ए का मान ज्ञात करना, हमने 4 से गुणा कर दिया। अब देखिए इसमें भाग दीजिए, कितनी बार गया पहले 6 बार गया, फिर 4 रिमाइंडर बचा 2 हो गया 42 में, फिर कितनी बार जाएगा भाई 6 बार। अब 67 को हमें 4 से गुणा कर लेना, कितना हो गए 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया हमारे पास 6 हो गए। हमारा पहली संख्या कितनी आ गई 2 6 4 आ गई, विकल्प ए हमारा क्या हो गया राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है जो रीजनिंग का है, किसी सांकेतिक भाषा में स्पाइडर को PSDIRE लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में कॉमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प से होगा वो हमें बताना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसका आंसर निकालिए, तब तक हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद आप सॉल्यूशन को मिलाइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए लिखा हुआ क्या है स्पाइडर, इसको पहले लिख देना है SPIDER। स्पाइडर को इसने सांकेतिक भाषा में लिखा PSDIRE। तो हमें पूछा भी COMMON को कॉमन को किस भाषा में लिखा जाएगा। हमें देखना कि पहले इसमें संबंध क्या है, हमें देखने पर पता चल रहा है भाई इसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे भी इसको क्रॉस कर दिया, यहाँ पे भी इसको क्या कर दिया क्रॉस कर दिया, तो कॉमन में ऐसा कर दीजिए भाई सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा OC हो जाएगा, बीच में तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि MM ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया OCMMNO। इसमें कौन सा विकल्प दिया हुआ है, विकल्प बी हमारा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है और रवि रीना का बेटा है, तो दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है। देखिए जैसा जैसा संबंध दे रखा है हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। क्या दे रखा है दीपक, दीपक किसका भाई है, मैं इसको ऐसा बना दूं भाई को, दीपक रवि का भाई है, हमारी पहली कंडीशन हो गई। और क्या है रवि जो किसका बेटा है रीना का बेटा है, ये हमारी क्या होगी रीना होगी। देखिए हम फीमेल को सर्किल में बना रहे हैं और मेल को हम स्क्वायर में बना रहे हैं, और
ये भाई है तो सीधी लाइन होगी, इधर माँ बेटा का संबंध है तो हमने ऊपर नीचे कर दिया। और क्या है, रीना अतुल की बहन है, तो ये क्या हो गया, अतुल हो गया हमारा। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया कि दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है, यानी दीपक रीना का क्या लगेगा। देखिए रवि इसका क्या बेटा है और दीपक रवि का भाई है, तो ये दीपक भी इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, विकल्प ए, जिसमें क्या लिखा हुआ है, बेटा लिखा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हम देखिए हमारा 12वां प्रश्न है, एक्स की आयु वाई की आयु की 2/3 है। 6 वर्ष बाद एक्स की आयु 46 वर्ष हो जाएगी, तो वाई की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। विकल्प है 46 वर्ष, 56 वर्ष, 100 वर्ष, 40 वर्ष और 60 वर्ष। हमें इसका मान ज्ञात करना, वाई की आयु। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालें। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए कि क्या लिखा है कि एक्स की वर्तमान आयु है जो वाई की आयु की कितनी हुई, 2/3 देर की है। और देखिए क्या देगा प्रश्न में, वाई की आयु 6 वर्ष बाद कितनी अभी 46 हो जाएगी। 6 वर्ष बाद 46 है तो वर्तमान में कितनी होगी, एक्स की आयु कितनी है, 40 है, जो वाई की आयु कितनी है भाई, 2/3 है। हम वाई की आयु ज्ञात करने तो 2/3 को यहाँ से हटाकर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब 2 का भाग 40 में कितनी बार गया भाई, 20 बार। 20 को मैं 3 से गुणा कर लेना, तो वाई की आयु हमारे पास कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष आ जाएगी हमारे पास वाई की उम्र। हमारा 13वां प्रश्न है, अलका माला से बड़ी है, गोपाल माला से बड़ा लेकिन अलका से छोटा है, कपिल राम और माला से छोटा है, माला राम से बड़ी है। तो हमें इस प्रश्न पूछा गया है किसकी उम्र गोपाल और राम के बीच है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पूरी सीक्वेंस बनाइए और इसका आंसर निकालिए। उसके बाद हमारे सॉल्यूशन से, हमारे आंसर से आपके आंसर को मिलान कीजिए। देखिए प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अलका है जो किससे बड़ी है, माला से बड़ी है। गोपाल माला से बड़ा लेकिन अलका से छोटा, यानी कि क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब देखिए कपिल है जो राम और माला से छोटा है, तो यहाँ पे कह देखिए कपिल आ जाएगा जो किससे छोटा है, राम और माला से छोटा है। और माला है जो राम से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, माला आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी सीरीज क्या बन गई, एम के नीचे क्या आ रहा है, आर आ रहा है, आर के नीचे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। अब देखिए प्रश्न पूछा है किसकी उम्र गोपाल और राम के बीच है, ये हो गए गोपाल, ये हो गए राम, इसके बीच किसकी उम्र है, माला की उम्र है। माला कौन से विकल्प में दे रखा, हमारे पास विकल्प ए में दे रखा है, हमारा आंसर क्या हो गया, माला हो गया। अगला प्रश्न है, रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए हमने ऐसा सीखा तभी हमें दिशा इस प्रकार माननी, ऊपर क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, दक्षिण, इधर पूर्व उत्तर आ जाए तो पूर्व हो गया, इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब रजनीश क्या हो रहा है, 100 मीटर जा रहा है किधर, पूर्व दिशा की ओर, इधर क्या हो गया, पूर्व दिशा में आ गया कहीं पे ये। उसके बाद देखिए दाएं मुड़ता है, तो हमने सीखा भाई इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट, इधर भी क्या होता है लेफ्ट, इधर क्या होता है राइट। दाएं मुड़ता मतलब नीचे आ गया, यहाँ पे कुछ चलता है 35 मीटर चलने चाहिए, यहाँ पे दिशा पूछी तो मैं इस मीटर से कोई मतलब नहीं है। और 35 मीटर चलने के बाद फिर दायां मुड़ जाता है, यानी कि इस दिशा में आ गया। देखिए हमने पूर्व के लिए पढ़ा, यहाँ पे क्या होता है राइट, यहाँ पे क्या होता है लेफ्ट होता है। इसको एल आर एल आर एल आर एल आर इसको ऐसे करके याद रखना है। अब प्रश्न पूछा है कि वो किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। ये कौन सी दिशा भाई, पश्चिम दिशा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो गया। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न जो पास से रिलेटेड है। इसमें पूछा 3 के विपरीत संख्या क्या है। नीचे 4 अलग अलग स्थितियाँ दी गई है, हमें ज्ञात करना 3 के विपरीत के 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है। देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। उसके बाद हमारे आंसर से मिले कि हमने किस तरीके से इस आंसर को निकाला। चलिए हम इसका आंसर निकालते हैं। जब भी ऐसा कभी प्रश्न आए तो हमें देखना कौन से 2 पासे में केवल 1 डिजिट कॉमन आ रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ पहले और दूसरे पासे में केवल 2 कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या करना है, 2 लिखना है। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्या हो गया 6। उसके बाद क्या आ रहा है 3। इसी प्रकार देखिए 2 से स्टार्ट करना, 2 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 4, 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 4। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 3 के विपरीत हमारे क्या हो गया 4 हो गया। वो बची हुई संख्या हमारी क्या है 1, जो किसके विपरीत होगी, 2 के विपरीत होगी। आप इस प्रकार किसी भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं।
अब देखिए अगर हम दूसरे तरीके से करने चाहिए कि हम पहले और चौथे पासे से ले, इसमें भी केवल एक अंक कॉमन आ रहा है, केवल 3 कॉमन आ रहा है। तो इसमें लीजिए क्या आ रहा है भाई 3, 3 के बाद क्या आ रहा है हमारा 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 6। अब इसमें देखिए 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, 3, 1, 5। देखिए वापस 6 के विपरीत 5, यहाँ पे 6 के विपरीत 5 आ गए, 2 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 1 और बची हुई संख्या 4 जो किसके विपरीत हो जाएगी, 3 के विपरीत हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, हम केवल 2 पासों की सहायता से इस प्रकार के प्रश्नों का हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि d बराबर 4 और DEF बराबर 16 है तो DUMB का मान कितना होगा। 30, 40, 21, 60 चारों विकल्पों में से मैं बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए d के बराबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है और DEF बराबर कितना दे रखा है 16 और हमें ज्ञात करना है DUMB इसका मान कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना। देखिए देखने पर सीधा पता चल रहा है कि डी अल्फाबेट कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। तो इसमें भी एक बार अल्फाबेट के सारे नंबर लिख के देख के कुछ हमें मिल रहा है कि 16 कैसा आया। डी कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। ई कितने पे आ रहा है, 5 पे। ए कितने पे आता है, 1 पर। और एफ कितने पर आता है, 6 पर। अब देखिए इनको एक बार हम जोड़ के देख ले कि 4 और 5 हो गए 9, 9 और 1 10, 10 और 6 कितना हो गया 16 हो गया। यानी कि इसमें भी हमें नंबर लिखने हैं और इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब देखिए डी वापस कितने पे आ गया भाई, 4 नंबर पे आ गया। यू कितने पे आया, आपको याद रखना है युवा, यानी युवा कितने साल का होता है भाई, 21 साल का। एम से हमें देखे, एम की आकृति ऐसी है, इसके नीचे हम लाइन खींच दे, मैकडोनाल्ड वाला आता ना उसके जैसे क्या बन गया हमारा 13 बन गया। और पी का मान हमें याद रखना, पी का मान कितना होता है भाई 16। अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, 4 और 21 कितने हो गए 25 हो गए। 25 और 13 हमारे पास कितने होते हैं 38 होते हैं। और 38 में हमें क्या जोड़ना है 16 जोड़ना, हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया और कितना हो गया 54 हो गया। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 54 हो गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घोड़ों, तोतों और पक्षियों के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है। इन चारों विकल्पों में हमें देखना है कि कौन सी आकृति इसमें सुटेबल होगी। अब देखिए हम जानते हैं कि घोड़े और पक्षियों में कोई संबंध नहीं होता, यानी कि घोड़े तो अलग ही आएंगे। और पक्षियों में तोता में संबंध क्या होता है कि प्रत्येक तोता क्या होता है पक्षी होता है, यानी कि तोता किस में आ जाएगा पक्षियों में आ जाएगा और घोड़ा किस में रहेगा बाहर रहेगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया हमारे पास विकल्प बी हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है कि राजा अनुपात सिंहासन समानुपात घुड़सवार अनुपात क्वेश्चन मार्क। हमारे पास 4 विकल्प है, घोड़ा, सीट, काठी और कुर्सी। चारों विकल्पों में से हमारा कौन सा विकल्प सही होगा वो हमें देखना। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालिए, तब तक हम इसका आंसर बता रहे हैं। देखिए राजा जिस कुर्सी पर बैठता है उसको क्या बोलते हैं सिंहासन बोलते, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो कुर्सी के रूप में हो या फिर चाहे अलग रूप में। उसी प्रकार घुड़सवार बैठता तो घोड़े पर है, लेकिन जिस पर बैठता है उसको क्या बोलते हैं काठी बोलते हैं, जो उसकी डिजाइन की हुई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न आकृति दे रखी है कि वर्त है, उसके बाद ऐसा हो गया, ऐसा आयत मतलब चतुर्भुज दे रखा है, तो इसमें कैसा होगा। हमें चारों विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए पहले 2 देखने पर हमें पता चल रहा है कि एक सर्किल था, इसमें लाइन थी, ऊपर वाले भाग को काट कर इस पे उल्टा रख दिया। तो मैं ऐसे अगली बार में करना, ऐसी आकृति इसको काटना यहाँ से और ऊपर वाले आकृति को इस पर उल्टा रखना। देखिए ऐसा किस में आ रखा, ऐसा विकल्प बी में आ रखा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया विकल्प बी हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में भिन्न आकृति पता कीजिए, कौन सी आकृति भिन्न है। तो हम कैसे पता करेंगे, देखिए हमारे पास पहले में दे रखा है 1 तीर सीधी 2 तीर उल्टा, दूसरे में दे रखा है 1 तीर सीधी वापस 2 तीर उसके रिवर्स में, तीसरे में एक देखिए इसमें दे रखा है 1 उल्टा 1 सीधा और 1 वापस उल्टा दे रखा है, और चौथे में वापस 1 दे रखा है और साथ में 2 उसके रिवर्स दे रखे। लेकिन आकृति 3 में क्या रेंडमली दे रखा है, एक आगे पीछे दे रखा, तो यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया विकल्प सी हो गया। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है आकृतियों वाला ही कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए जो भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आकृति होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, वो इस एरिया को कवर करेगी, यानी इस वर्तखंड में आएगी। ऐसी आकृति किस में मिल रही है भी, ऐसा भाग
बी में नहीं मिल रहा है, सी में नहीं मिल रहा और डी में नहीं मिल रहा है, सीधा ही कौन से विकल्प मिल रहा है, विकल्प ए में मिल रहा है। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अगर विकल्प ए रखे तो पूरा सर्किल बन जाएगा। अब देखिए हमारा रागा का पार्ट कंप्लीट होता है, उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस के पार्ट में आते हैं। हमारा अगला 22वां प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा, प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, परम, मेगा, साइबर। आपको चारों विकल्पों में से बताना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ इस प्रश्न का क्या है, राइट आंसर है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, किस राज्य ने मिशन शक्ति खेल पहल की शुरुआत की, मिशन शक्ति पहल, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश। चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर राइट होगा, हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन शक्ति खेल पहल शुरू की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। चारों राज्यों में से कौन से राज्य को सौंपी गई है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, सिंगापुर का राष्ट्रपति पुरस्कार, विशाखा पटेल, अंकिता चौधरी, कला नारायणसामी और जानकी खतरवाल। चारों में से कौन सा होगा, हमारा विकल्प सी हो जाएगा, कला नारायणसामी। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट, डोटबेट्टा, नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नाईमुड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्नाईमुड़ी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 27वां प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की, गैलीलियो, जेड बेयल, कोपरनिक्स और केपलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केपलर ने सौर प्रणाली की खोज की। 28वां प्रश्न, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एनियक, सिद्धार्थ, परम और डीप। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एनियक है जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। हमारा अगला प्रश्न जो आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बेयर्ड और थॉमस बेरो ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अब चलिए हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 17, 19, 21 और 22। देखिए इसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी, बाकी भाषाएं इसमें बाद में जोड़ी गई। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।